जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र कुमार जीएस कमेंटेटर में आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पे फिजिक्स का ध्वनि टॉपिक का चौथा लेक्चर आज यहां लेकर आए हैं। तो हमने पिछले टॉपिक में अध्ययन किया कि ठोस में ध्वनि की क्या चाल होती है, स्पीड होती है। उसके बाद गैस में ध्वनि की क्या स्पीड होती है, द्रव में ध्वनि की क्या स्पीड होती है। तो विभिन्न पदार्थों में साउंड का अलग अलग स्पीड है। तो हमने पिछले क्लास में उसका अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े हुए थे कि ध्वनि की जो श्रवण क्षमता होती है, श्रवण सीमा होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। तो ध्वनि जो जिस श्रवण सीमा के अंतर्गत हम ध्वनि सुनते हैं, यानी इंसान मनुष्य जिस श्रवण सीमा के अंतर्गत ध्वनि सुनता है, उसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे हमने बताया था पिछले क्लास में कि मनुष्य 20 हर्ज से लेकर ध्वनि के रेंज जो हमने बताया था कि मनुष्य 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक के रेंज वाले ध्वनि को सुन सकता है। तो उसे श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखे थे इंफ्रासाउंड, जो 20 हर्ज से कम रेंज वाले ध्वनि है, उसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। उसके बाद 20,000 हर्ज से ज़्यादा वाले जो साउंड है, जो ध्वनि है, उसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अर्थात पाराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो समय से पहले ही जान जाते हैं कि प्राकृतिक में कौन सी घटनाएं होने वाली है, जिसका उन्हें आभास पहले ही हो जाता है। तो वैसे जो जीव जंतु होते हैं वे 20 हर्ज से कम ध्वनि वाले 20 हर्ज से कम ध्वनि रेंज वाले साउंड को वो सुन लेते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हम उस जीव जंतु के बारे में देखेंगे जिसका ध्वनि का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। आइए देखते हैं। यहाँ स्पीसीज हमने लिखा है, यानी जो जाति है, और यहाँ ध्वनि का मैंने रेंज लिखा है जो हर्ज में लिखा है, ठीक है। यानी आवृत्ति का, ध्वनि का मतलब उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको हम ध्वनि हर्ज में हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं मानव। तो मानव को पिछले क्लास में हम पढ़े थे 20 हर्ज से लेकर 20,000, यहाँ के का मतलब हजार होता है, ठीक है। तो 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को इंसान मनुष्य सुन सकता है। कुत्ता 67 हर्ज से लेकर 45,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। उसके बाद हाथी 15 हर्ज से लेकर 12,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। उसके बाद चमगादड़ है, तो चमगादड़ 2,000 हर्ज से लेकर 1,10,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। उसके बाद चूहा यहाँ देखते हैं, चूहा 200 हर्ज से लेकर 76,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। उसके बाद यहाँ व्हेल मछली है, तो व्हेल मछली 10 हर्ज से लेकर और 31,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो हमने यहाँ देखा है कि श्रव्य जो ध्वनियाँ होती है वह 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक होती है, ठीक है। अब 20 हर्ज से जो कम वाले ध्वनि होते हैं उसे हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे अपश्रव्य ध्वनि उसे हम कहते हैं। तो यहाँ देखिए 20 हर्ज से कम ध्वनि सुनने वाले कौन कौन से हैं यहाँ। तो 20 हर्ज मानव सुन सकता है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 67 है, यानी 20 हर्ज से ज्यादा है। उसके बाद 15 है, यहाँ 20 हर्ज से कम है, जैसे हाथी। तो इंफ्रासाउंड को कौन सुन सकता है? हाथी सुन सकता है, यानी 20 हर्ज से कम वाले जो ध्वनि होते हैं इंफ्रासाउंड, जिसे हाथी सुन सकता है। उसके बाद यहाँ इसका हम उदाहरण बता रहे हैं अपश्रव्य ध्वनि का, ठीक है। तो हाथी सुन सकता है, ठीक है। चमगादड़ है तो 2,000 है, लेकिन चूहा 2,000 है, 200 है। व्हेल मछली 10 है, तो हाथी, ठीक है, और यहाँ पे व्हेल मछली। तो ये दो जंतु ऐसे हैं जो अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, अर्थात इंफ्रासाउंड को सुन सकते हैं। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप से पहले ही कुछ
पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ प्राणियों का आभास पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के हम, जैसे इस तरह के जीव को हम देख सकते हैं, हाथी, उसके बाद व्हेल मछली है, तो ये अपश्रव्य ध्वनि है। तो ये पृथ्वी पर होने वाले भूकंपीय हलचल को ये पहले ही भाप लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी 20,000 हर्ज से ज्यादा वाले ध्वनि। तो 20,000 हर्ज यानी मानव के लिए उपयुक्त ध्वनि है। उसके बाद 45,000 हर्ज, यानी कुत्ता जो है पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। 45,000 हर्ज से ज्यादा वाले जो ध्वनि है उसे कुत्ता सुन सकता है। हाथी, यहाँ देखिए, हाथी को हम इसमें काउंट किए हैं अपश्रव्य ध्वनि में, इंफ्रासाउंड में। ठीक है, चमगादड़ देखिए 1,10,000 यानी 20,000 हर्ज से ज्यादा है, तो ये अल्ट्रासाउंड ध्वनि को सुन सकता है, अर्थात अपश्रव्य ध्वनि को। चूहा है 76,000 हर्ज है, या ये भी सुन सकता है। ये बाकी देखिए, हाथी को छोड़कर और ये व्हेल मछली को छोड़कर ये 2 जंतु ऐसे हैं जो अपश्रव्य ध्वनि को सुनते हैं। बाकी जितने, ये इंसान श्रव्य ध्वनि है, कुत्ता हो गया, उसके बाद चमगादड़ हो गया, चूहा हो गया, ये पराश्रव्य ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है, तो अपश्रव्य ध्वनि जो होती है उसकी ध्वनि की रेंज सीमा जो होती है 20 हर्ज से कम होता है। ठीक है, तो 20 हर्ज से कम वाले ध्वनि का उपयोग न के बराबर है, लेकिन न के बराबर है, जिसको हम लोग इसका उपयोग किसी इक्विपमेंट के रूप में नहीं करते हैं, जैसे मेडिकल वगैरह हो गया, और सारे क्षेत्र में इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। बट यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड ध्वनि है, पराश्रव्य ध्वनि, यानी इसकी जो रेंज है 20,000 हर्ज से ज्यादा है। ठीक है, 20,000 हर्ज से बहुत कई गुना गीगावाट में हम जा सकते हैं, गीगा हर्ज भी ले सकते हैं, जो बहुत 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 ज्यादा हो गया यहाँ इसका। ठीक है, तो ये पराश्रव्य ध्वनि हुआ। देखिए, यह ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति मानव श्रवण की उत्तरी श्रव्य सीमा से अधिक है। यहाँ देखिए, यहाँ एक सेंटेंस है, मानव श्रवण की उत्तरी श्रव्य सीमा, यानी उत्तरी मानव कितने ध्वनि को सुन सकता है, निचली श्रव्य सीमा मानव की कितनी है, 20 हर्ज है, और उत्तरी श्रव्य सीमा अर्थात ऊपरी श्रव्य सीमा कितनी है, 20,000 हर्ज है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है मानव श्रवण की उत्तरी श्रव्य सीमा यानी 20,000 हर्ज है, न्यूनतम इतना है, और उत्तरी श्रव्य सीमा 20,000 हर्ज से अधिक होती है। किसकी पराश्रव्य ध्वनि, किस यहाँ पे देख रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की जो सीमा होता है 20,000 हर्ज से ऊपर होता है। ठीक है, इस देखिए, अल्ट्रासाउंड डिवाइस 20,000 हर्ज से लेकर कई गीगा हर्ज तक की आवृत्तियों के साथ काम करता है। ठीक है, जैसे मेडिकल टेस्ट में जैसे देखते हैं बच्चे जो चाइल्ड वगैरह होता है तो उसमें अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो किसके माध्यम से, ये पराश्रव्य साउंड के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, हालांकि वो जो देखिए, हम लोग भी कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराना है, तो यही मेन रीजन होता है जिसमें यही साउंड के माध्यम से, वहां पे वेव के माध्यम से, क्योंकि ध्वनि एक वेव है, इसको तरंग भी बोल सकते हैं, तो इसी वेव के माध्यम से अल्ट्रासाउंड होता है, मेडिकल टेस्ट वगैरह किया जाता है। उसके बाद धातु के जो यहाँ पे देखिए, धातु के टूटने फूटने की जो गड़बड़ी होती है, मान लीजिए कोई हम ये अर्थ वगैरह, धरती वगैरह में कोई चीज हम धातु का, मेटल वगैरह का गाड़ दिए, लेकिन उसमें अंदर से कुछ लीकेज होने लगा, तो उसको कैसे पता लगाएंगे कहाँ लीकेज है। ठीक है, तो उसको जांचने में इस पराश्रव्य ध्वनि का यूज होता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड बेल्डिंग होता है, जैसे गैस वेल्डिंग होता है, उसको हम देखते हैं, तो उसी तरह अल्ट्रासाउंड एक वेल्डिंग भी होता है। ठीक है, इसके बाद पराश्रव्य ध्वनि की उपयोग हम समुद्र के नीचे की वस्तुओं को और मानव के जो अंग होते हैं उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम है उसको जांचने के लिए हम करते हैं। जैसे देखिए, समुद्र के नीचे वस्तुओं और मानव शरीर के अंदर के अंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब समुद्र के नीचे उसका उपयोग कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। सोनार एक होता है, ठीक है, सोनार एक यंत्र है जिसका नाम साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग उसका फुल फॉर्म है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लिख ही लीजिए, सोनार, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, इसको हम शॉर्ट नेम में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये जो जहाज होता है, पानी के जो जहाज होते हैं, उसके पेंदी में, उसके निचले तल में यह यंत्र लगाया जाता है, और इस यंत्र के माध्यम से एक रे निकलता है,
एक वेव निकलता है, एक ध्वनि निकलती है जिसे पराश्रव्य ध्वनि हम कहते हैं। ठीक है, तो वे जाती है जब पराश्रव्य ध्वनि जब सोनार के माध्यम से जो समुद्र जो जहाज के नीचे लगा रहता है, तो उस यंत्र के नीचे से ये पराश्रव्य ध्वनि निकलती है और समुद्र के अंदर चूंकि इसकी काफी अधिक वेधन क्षमता होती है, बहुत अधिक वेधन क्षमता होती है, तो ये जाता है समुद्र के नीचे टकरा कर, चूंकि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये चीज हम पढ़ चुके हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसके माध्यम से जाती है वे पराश्रव्य ध्वनि अंदर समुद्र के अंदर टकराती है किसी, जब निचले पदार्थ हो, नीचे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगा, तो उससे टकरा कर फिर रिटर्न आती है, तो उसके माध्यम से हम चाल स्पीड और डिस्टेंस के माध्यम से हम निकाल लेते हैं कि कोई वस्तु हमसे कितना दूर है और उसका साइज कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसका उपयोग, सोनार का उपयोग हम इस तरीके से किए, सोनार से पराश्रव्य ध्वनि निकलती है, अल्ट्रासाउंड निकलता है। ठीक है, इसकी बहुत अधिक आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसका, जैसे हम पिछले क्लास में पढ़े थे, एक फ्रीक्वेंसी ऐसे जाता है, ऐसे। ठीक है, लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि यहाँ बार बार ऐसे ये ऊपर ये वेव के माध्यम से इसका साइकिल बनेगा इसका। ठीक है, तो इसकी बहुत अधिक आवृत्ति के कारण अल्ट्रासाउंड में सामान्य ध्वनि की तुलना में बहुत अधिक वेधन क्षमता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों की जांच के लिए बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, इसका इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। ठीक है, बच्चों पर भी पड़ता है और माँ पर भी पड़ता है, इसीलिए बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, 2 से 3 बहुत हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि साउंड है, ध्वनि है, तो इसकी प्रबलता कैसे मापा जाता है। ठीक है, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो जैसे डीजे वगैरह बजता है, तो देखते होंगे कि वहाँ पे किसी व्यक्ति को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई हमारे बगल में आपस में बातचीत कर रहा है, तो सुनाई ही नहीं देता है ठीक से, तो इसको हम कैसे, किस तरह से इसको हम डिवाइड करेंगे और इसे कैसे मापेंगे इसको। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे इसका अध्ययन करेंगे। प्रबलता यानी लाउडनेस, यानी प्रति सेकेंड, लाउडनेस क्या है, प्रति सेकेंड कान तक पहुंचने वाले ध्वनि ऊर्जा की माप को, यानी 1 सेकेंड में हमारे कान तक कितनी साउंड एनर्जी हमारे पास पहुंचती है, अगर उसका हम माप करें तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रबलता कहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से उसको मापा जाता है, मापने का वह तरीका उसका प्रबलता कहलाता है, अर्थात लाउडनेस कहलाता है। ठीक है, प्रबलता को, लाउडनेस को, ठीक है, इसे हम डेसिबल में मापते हैं, यानी डी से डेसी और बी से बॉल, इसको हम शॉर्ट में इसको डीबी लिखते हैं। ठीक है, तो इसे डेसिबल में मापा जाता है। जैसे समय का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, उसी तरह से हम इसे डेसिबल में, जैसे समय कैसे मापा जाता है, दूरी कैसे मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह प्रबलता को हम डेसिबल में मापते हैं। 80 डेसिबल से ऊपर की आवाजें शारीरिक रूप से दर्दनाक अर्थात शोर माना जाता है, यानी 80 डेसिबल से जब साउंड ज्यादा होने लगेगा तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, अर्थात 80 डेसिबल से ज्यादा साउंड को हम शोर के नाम से कह सकते हैं। 80 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि वाले साउंड को हम ज्यादा ध्वनि वाले ध्वनि को शोर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ध्वनि तीव्रता का स्तर। ठीक है, यहाँ देखिए, यानी इसका स्तर हम यहाँ देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति ध्वनि तीव्रता का स्तर एवं तीव्रता, अगर कोई ध्वनि 40 डेसिबल तक के साउंड ध्वनि तक है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुत धीमा है। ठीक है, यानी बहुत कम ध्वनि है। ठीक है, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, फुसफुसाहट की आवाज सुनेंगे लेकिन उसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 40 डेसिबल तक के साउंड को हम लोग बहुत धीमा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद 50 डेसिबल से 60 डेसिबल तक के साउंड को हम लोग, ध्वनि को मीडियम ध्वनि कहेंगे। उसके बाद 70 डेसिबल तक के ध्वनि को, यानी 60 से ये जो है ऊपर 70 डेसिबल के ध्वनि को हम क्या कहेंगे, थोड़ा तेज कहेंगे। उसके बाद 80 से 100 डेसिबल तक के ध्वनि को बहुत तेज कहेंगे।
ये अब कहाँ किसके ऊपर से किसके श्रेणी में आ रहा है? शोर की श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। और 110 से यानी 100 बोले हैं तो 10 के आसपास इधर उधर चलेगा, इसलिए हमने इसका सीमा 110 से लिया है। तो 110 से 140 डेसिबल तक की साउंड को बहुत ज्यादा तेज कहेंगे, जिसे हम खतरनाक भी कह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति से दुश्मनी होगा तो अगर उसके पास ले आके बजा दीजिए, खतरा का तो चिन्ह हिले है, खतरा का तो निशानी हिले है, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 50 से 60 डेसिबल साउंड मीडियम हो गया। तो ये कैसे? जैसे मान लीजिए हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वह 50 से 60 डेसिबल वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम मान लीजिए जैसे बारिश हो रहा है, तो बारिश जो होगा तो बारिश होने से जो आवाज निकलता है उसे हम यहाँ पे 50 से 60 डेसिबल तक के मीडियम साउंड में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में